हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्नैपशॉट्स और हॉर्नबिल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हॉर्नबिल में जो पोइम्स हैं, 3 इम्पोर्टेंट पोइम्स हैं, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लें। पहली पोइम है द वॉइस ऑफ रेन, दूसरी पोइम है चाइल्डहुड और अगली पोइम है फादर टू सन। डियर स्टूडेंट, पूरा वीडियो देखकर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10-12 है, आप तैयार कर लीजिए। और शनिवार सैटरडे 26 अप्रैल 2025 को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। उसमें ये पोइम के क्वेश्चन आएंगे। आप पूरा वीडियो देखकर एक एक पोइम लिख कर तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से आपके ये 14 मार्क्स फिक्स हैं। हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हम शुरू करते हैं हमारी ये इम्पोर्टेंट पोइम्स द वॉइस ऑफ रेन, चाइल्डहुड और फादर टू सन। डियर स्टूडेंट, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों को तैयार कर लें। आंसर भी बहुत इजी वे में बनाए गए हैं। और हम आगे शुरू करने से पहले अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा और अपना सजेशन ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। कई विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देते हैं और मैं उन्हें वापस रिप्लाई करता हूं। तो चलते हैं हमारा ये वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पोएम्स। डियर स्टूडेंट, आप एक एक प्रश्न को तैयार करके अच्छी तरह से एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। ये 3 पॉइंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे द वॉइस ऑफ रेन। किसकी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द वॉइस ऑफ रेन, बारिश की आवाज़। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बहुत 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है What does the poet feel the need of translation? कवि अनुवाद की आवश्यकता का अनुभव क्यों करता है? नीड का मतलब आवश्यकता, ट्रांसलेशन का मतलब अनुभव। कवि अनुवाद की आवश्यकता का अनुभव क्यों करता है? The poet hears the sound of rain on falling on the roof. कवि छत पर गिरती हुई बारिश की आवाज़ को सुनता है। बीइंग अ पोइट, एक कवि होने के नाते, बीइंग का मतलब होने के नाते, बीइंग अ पोइट ही अंडरस्टैंड्स व्हाट द रेन इज सेइंग। एक कवि होने के नाते वो समझ जाता है कि बारिश क्या कह रही है। बट फॉर द रीडर्स, लेकिन लेखक मतलब पाठकों के सामने, ही फील्स द नीड ऑफ ट्रांसलेशन इट, और पाठकों के सामने उसे अनुवाद की आवश्यकता का अनुभव होता है। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2 नंबर का, अच्छी तरह से आप तैयार करें। कवि को अनुवाद की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? आंसर बहुत इजी है। द पोइट हियर्स द साउंड ऑफ रेन ऑन फॉलिंग ऑन द रूफ। कवि छत पर, रूफ इन छत पर गिरती हुई बारिश की आवाज़ को सुनता है। बीइंग ए पोइट ही अंडरस्टैंड व्हाट द रेन इज सेइंग। एक कवि होने के नाते वो समझ जाता है कि बारिश उसे क्या कह रही है, लेकिन पाठक नहीं समझते हैं। बट फॉर द रीडर्स, लेकिन पाठकों के लिए, ही फील्स द नीड ऑफ ट्रांसलेशन एड, पाठकों के लिए वो अनुवाद की आवश्यकता महसूस करता है। अगला प्रश्न है व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो रेन? इफ देयर इज नो रेन, अगर बारिश नहीं होगी, आगे रेन लिखा हुआ ध्यान रखना क्वेश्चन में, मैं लिख देता हूँ। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 4 नंबर का प्रश्न है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो ये प्रश्न तैयार कर लीजिए। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ देयर इज नो रेन, अगर बारिश नहीं होगी। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? तो बहुत इससे पॉइंटों में लिख सकते हैं। इफ देयर इज नो रेन, अगर बारिश नहीं होगी, देयर विल बी ड्रॉट, तो अकाल होगा। ड्रॉट का मतलब अकाल, तो क्या होगा? अकाल होगा। पहला पॉइंट। द अर्थ विल बिकम लाइफलेस, पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी या निर्जीव बन जाएगी, लाइफलेस बन जाएगी। तीसरा पॉइंट है द अर्थ विल बिकम डर्टी एंड अगली, पृथ्वी गंदी और मतलब बेकार हो जाएगी। और द वर्ल्ड विल बी अनहैप्पी, पूरी दुनिया मतलब दुखी होगी।
और ऑल ह्यूमंस एनिमल्स एंड बर्ड्स विल डाई, और सारे मनुष्य जानवर और पक्षी मर जाएंगे। तो आप अगर बारिश नहीं होगी तो आपको पांचों पॉइंट याद करने हैं। इफ देर इज नो रेन, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? देर विल बी ड्रॉट, पहला पॉइंट, अकाल होगा। दूसरा, द अर्थ विल बी बिकम लाइफलेस, धरती निर्जीव हो जाएगी, पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखोगे, द अर्थ विल बिकम डर्टी एंड अगली, और पृथ्वी गंदी और मतलब असुहावनी हो जाएगी। द वर्ल्ड विल बी अनहैप्पी, पूरी दुनिया दुखी हो जाएगी। ऑल ह्यूमंस एनिमल्स एंड बर्ड्स विल डाई, सारे मनुष्य जानवर पक्षी मर जाएंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेन? बारिश का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट का उद्देश्य, बारिश का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ रेन इज फॉलोइंग, बारिश का उद्देश्य निम्न है। टू रिमूव द ड्रॉट, अकाल को मिटाना। टू रिमूव मिटाना, हटाना। टू रिमूव द ड्रॉट, अकाल को हटाना। टू गिव लाइफ टू द अर्थ, पृथ्वी को जीवन देना। टू मेक द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल, पृथ्वी को सुंदर और शुद्ध बनाना। टू गिव हैप्पीनेस टू एवरीवन, हर एक को प्रसन्नता देना। टू डेकोरेट द अर्थ, पृथ्वी को सजाना। ये अगर ये बारिश के उद्देश्य पांचों आपको अच्छी तरह याद करने हैं। अगला प्रश्न है, What answer does the rain give to the poet? बारिश कवि को क्या आंसर देती है, क्या उत्तर देती है? The rain gives the answer to the poet that she is the poem of the earth. बारिश कवि को उत्तर देती है कि वो धरती की कविता है, poem of the earth है। ध्यान रखना, the rain gives the answer to the poet that she is the poem of the earth. बारिश कवि को उत्तर देती है कि वो धरती की कविता है। She rises high as vapor, वो भाप के रूप में ऊपर उड़ती हैं। टेक्स फॉर्म ऑफ द क्लाउड्स, बादल का रूप ले लेती हैं। देन कम्स बैक टू गिव द लाइफ टू द अर्थ, और फिर धरती को जीवन देने के लिए धरती पर लौट आती है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश कवि को क्या उत्तर देती है? बारिश कवि को उत्तर देती है कि वो धरती की कविता है, पोएम ऑफ द अर्थ है। सी राइजेस हाई एज वेपर, वो भाप के रूप में ऊपर उड़ती हैं। टेक्स फॉर्म ऑफ द क्लाउड्स, और बादल का रूप ले लेती, फॉर्म यानी आकार, बादल का आकार लेती हैं। देन कम्स बैक टू गिव द लाइफ टू द अर्थ, और धरती को जीवन देने के लिए फिर लौट आती है। अगला प्रश्न है, हाउ डज रेन मेक द अर्थ फर्टाइल? बारिश धरती को उपजाऊ कैसे बनाती है? आंसर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। When the rain comes, जब बारिश होती है, जब बारिश आती है, the seeds lying under the soil sprout, और धरती के जमे मिट्टी के अंदर पड़े बीज स्प्राउट होते हैं, अंकुरित होते हैं। when rain comes, जब बारिश आती है, the seeds laying यानी पड़े हुए, under the soil मिट्टी के नीचे पड़े हुए जो बीज हैं स्प्राउट, वो अंकुरित होते हैं। they come in द फॉर्म ऑफ सेटलिंग, वे पौधे के रूप में बाहर आते हैं। थस द अर्थ बिकम्स फर्टाइल एंड ग्रीन, इस प्रकार पृथ्वी उपजाऊ और हरी भरी हो जाती है। इस प्रकार पृथ्वी, थस यानी इस प्रकार से पृथ्वी क्या हो जाती? हरी भरी और उपजाऊ यानी फर्टाइल। अगला प्रश्न है लास्ट, हाउ डज रेन मेक द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल? बारिश धरती को शुद्ध और सुंदर कैसे बनाती है? द रेन कम्स इन द फॉर्म ऑफ शॉवर, द रेन कम्स इन द फॉर्म ऑफ शॉवर, बारिश बौछारों के रूप में पृथ्वी पर आती है। इट वॉशेज अवे, ये धो देती है। द पाइल्स ऑफ गार्बेज, कचरों के ढेरों को। थस द अर्थ लुक्स प्योर एंड ब्यूटीफुल, इस प्रकार पृथ्वी शुद्ध और सुंदर दिखाई देती है। थस द अर्थ लुक्स प्योर एंड ब्यूटीफुल, इस प्रकार पृथ्वी शुद्ध और सुंदर दिखाई देती है। बारिश बौछारों के रूप में आती है, ये कचरे के ढेरों को बहा ले जाती है। वॉश अवे नहीं, बहा कर ले जाना। और पृथ्वी थस इस प्रकार से द अर्थ लुक्स प्योर एंड ब्यूटीफुल, इस प्रकार से पृथ्वी शुद्ध और सुंदर बन जाती है। अगली पॉइंट है चाइल्डहुड, बचपन। व्हाट डज द पोएट रियलाइज व्हेन बिटवीन द हेल एंड हेवन? व्हाट डज द पोएट रियलाइज बिटवीन द हेल एंड हेवन? कवि स्वर्ग और नरक के बीच में क्या महसूस करता है, क्या एहसास होता है? यानी व्हाट डज द पोएट रियलाइज, कवि को क्या एहसास होता है? यानी कवि को स्वर्ग और नरक के बीच में क्या एहसास होता है? आंसर है द पोएट रियलाइजेज बिटवीन द हेल एंड हेवन दैट देयर इज नो प्लेस ऑफ बोथ ऑफ देम इन द जियोग्राफी। कवि को स्वर्ग और नरक के बीच में एहसास होता है
कि भूगोल में स्वर्ग और नर्क का दोनों का कोई स्थान नहीं, बहुत है नहीं दोनों का। द पोइट रियलाइजेज बिटवीन द हेल एंड हेवन दैट देर इज नो प्लेस बोथ ऑफ देम इन द जियोग्राफी। यानी कवि को ये एहसास, कवि को स्वर्ग और नर्क के बीच में एहसास होता है इन दोनों का, हेल और हेवन का भूगोल में कोई स्थान नहीं। बोथ ऑफ देम का मतलब दोनों का भूगोल में कोई स्थान नहीं। When the poet becomes 11 years old, जब कवि 11 साल का हो जाता है, he realizes that his childhood has gone, और वो समझ जाता है, एहसास होता है, उसे एहसास होता है कि उसका बचपन चला गया। एंड ही हैज़ बिकम ए सेंसिबल बॉय, और वो एक समझदार लड़का बन गया है। कैसा लड़का? सेंसिबल, यानी उसे एहसास हो जाता है, जब वो 11 साल का होता है उसे एहसास हो जाता है कि उसका बचपन चला गया और वो एक समझदार लड़का बन गया है। अगला प्रश्न है, वेयर हैज़ द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट गॉन? कवि का बचपन कहाँ चला गया? आंसर बहुत ईजी है। द पोइट इज कंफ्यूज दैट व्हेन हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन। कवि भ्रमित हो जाता है जब उसका बचपन चला जाता है, यानी कवि, द पोइट इज कंफ्यूज्ड, कवि भ्रमित है, दैट कि व्हेन हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन, उसका बचपन कब चला गया। यानी कवि भ्रमित हैं कि उसका बचपन कब चला गया। ही इज़ वेरी सैड आफ्टर लूजिंग हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन को खोकर बहुत दुखी हैं। फाइनली फाइंड्स हिज चाइल्डहुड हैज़ हिडन इन ए इन्फेंट फेज, आखिर वो पाता है कि उसका बचपन एक मासूम बच्चे के चेहरे में छुप गया है। हिडन का मतलब छुप गया। अंत में कवि को मालूम होता है कि उसका बचपन तो इन्फेंट्स के चेहरे में छुप गया है, एक शिशु के चेहरे में छुप गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख कर याद कर लें। अगला प्रश्न है, हाउ डू द एडल्ट्स थिंक? बड़े लोग कैसे सोचते हैं? हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब अबाउट देयर हाइपोक्रेसी? और ध्यान रखना, बड़े लोग कैसे सोचते हैं और कवि उनके पाखंड को, हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड, कवि उनके पाखंड को कैसे वर्णन करता है? हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड। द एडल्ट्स थिंक डिफरेंट वेज, बड़े लोग भिन्न तरीके से सोचते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव मैच्योर्ड, क्योंकि वे मानते हैं कि वे मैच्योर्ड हो गए, परिपक्व हो गए। द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट देयर हिपोक्रेसी दैट दे डोंट डू एज दे से, कवि उनके पाखंड के बारे में वर्णन करता है कि जो वे बड़े लोग जो कहते हैं वे करते नहीं हैं। देयर सेइंग एंड डूइंग्स आर डिफरेंट, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। देयर सेइंग एंड डूइंग का मतलब कथनी और करनी, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। यानी बड़े लोग जो कहते हैं दे डोंट डू, वे कुछ नहीं करते हैं, एज दे से, जो वे कहते हैं वे करते नहीं है, और उनकी कथनी और करनी में अंतर है। कवि द एडल्ट्स थिंक, बड़े लोग अलग ढंग से सोचते हैं, और क्योंकि वे अपने आप को मानते हैं कि वे मैच्योर्ड हो गए। क्या हो गए? मैच्योर्ड। और कवि उनके पाखंड का वर्णन करता है कि जो वे कहते हैं वो करते नहीं हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। अगली पॉइंट में, फादर टू सन, व्हाट डज द फादर वांट एंड व्हाई? एक पिता क्या चाहता और क्यों? लिविंग अंडर द सेम रूफ फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक एक ही छत के नीचे रहते हुए, देयर इज नो टॉकिंग बिटवीन फादर एंड सन, पिता और बेटे के बीच में कोई बात नहीं होती। कई सालों से एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए, लिविंग का मतलब रहते हुए, और एक पिता और एक बेटे में कोई बातचीत नहीं होती। सो द फादर वांट्स टू मेक स्वीट रिलेशन विद द सन, इसलिए एक पिता अपने बेटे के साथ मधुर संबंध चाहता है। सो द फादर वांट्स टू मेक स्वीट रिलेशन विद द सन, इसलिए एक पिता अपने बेटे के साथ एक मधुर स्वीट रिलेशन चाहता है। यानी व्हाट डज द, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाट डज द फादर वांट एंड व्हाई? और एक पिता क्या चाहता और क्यों? कई सालों से एक ही छत के नीचे रहते हुए पिता और बेटे में कोई बातचीत नहीं होती है। लिविंग अंडर द सेम रूफ फॉर मैनी ईयर्स, देयर इज नो टॉकिंग बिटवीन फादर एंड सन, सो फादर वांट्स टू मेक स्वीट रिलेशन विद द सन, इसलिए, सो का मतलब इसलिए पिता अपने बेटे के साथ मधुर संबंध चाहता है। अगला प्रश्न है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ पोएम्स फादर टू सन। फादर टू सन का शीर्षक स्पष्ट कीजिए। द टाइटल ऑफ द पोएम फादर टू सन इज एप्रोप्रिएट, ये जो शीर्षक है फादर टू सन, ये उचित है, एप्रोप्रिएट है। अ फादर वांट्स टू हैव अ गुड रिलेशन विद हिज सन, एक पिता अपने बेटे के साथ मधुर संबंध रखना चाहता है। ही कीप्स
अ डिजायर फ्रॉम हिज सन, वो अपने बेटे से इच्छा रखता है दैट ही मे वॉक ऑन द राइट पाथ ऑफ द वे, कि उसका बेटा सही रास्ते पे चले। ही कीप्स ए डिजायर फ्रॉम हिज सन दैट ही मे वॉक ऑन द राइट पाथ ऑफ द वे, और एक पिता अपने बेटे से ये इच्छा रखता है कि वो सही रास्ते पे चले। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द टाइटल ऑफ द पोएम फादर टू सन इज एप्रोप्रिएट, ये जो शीर्षक है फादर टू सन ये उचित है। एक पिता अपने बेटे के साथ एक अच्छा रिश्ता चाहता है, गुड रिलेशन चाहता है, गुड संबंध चाहता है। ही कीप्स ए डिजायर फ्रॉम हिज सन दैट ही मे वॉक ऑन द राइट पाथ ऑफ द वे, वो अपने बेटे से इच्छा रखता है कि वो सही रास्ते पे चले। अगला प्रश्न है, हाउ आर द फादर एंड द सन स्ट्रेंज टू ईच अदर, पिता और बेटे अजनबी कैसे लगते हैं। द फादर एंड सन रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट जनरेशन, पिता और बेटा दो पीढ़ियों का मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब प्रतिनिधित्व करना। फादर एंड सन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट जनरेशन, पिता और एक बेटा दो भिन्न पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दैट थॉट्स बिलीव्स आइडियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उनके विचार विश्वास और आदर्श एक दूसरे से भिन्न है। दे हैव डिफरेंट फीलिंग्स, उनकी भावनाएं भी भिन्न है। सो दे आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, इसलिए वे एक दूसरे के प्रति अजनबी हैं। सो दे आर स्ट्रेंजर्स का मतलब अजनबी। What is the father's problem in the poem? What kind of relationship does the father want from his son? Living under the same roof for many years, कई सालों के नीचे एक ही छत के नीचे बाप और बेटे रहते हुए, देयर इज नो टॉकिंग बिटवीन द फादर एंड सन, और पिता और बेटे में कोई बातचीत नहीं होती है। दे लिव लाइक स्ट्रेंजर इन द सेम हाउस, वे एक ही घर में समान एक ही घर में और एक अजनबी की तरह रहते हैं। द फादर वॉन्ट्स टू हैव स्वीट रिलेशन विथ हिज सन, पिता अपने बेटे के साथ मधुर संबंध चाहता है। हिज विश इज दैट हिज सन मे रन ऑन द राइट पाथ, और उसकी इच्छा है कि इसका बेटा सही रास्ते पे चले। ही डज एज हिज फादर लाइक्स, वो वही करे जो उसके पिता चाहता है। बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट, ये तीनों पोएम की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 14 मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके समय पर हेल्प कर सकूं। अगला हमारा वीडियो होगा MCQ, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 6 नंबर चाहिए तो आप MCQ तैयार कर लीजिए। अगला हमारा वीडियो होगा MCQ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।